भारत में दोस्तों अभी भी बहुत से तरह की कंपनियां हैं, जैसे सैमसंग है, फ्लिपकार्ट है, अमेजन है और बहुत सी कंपनियां बाहर से आके अपना व्यापार कर रही हैं। लेकिन अगर वही कंपनियां भारत पर ही अधिकार कर ले और भारत को गुलाम बना दे तो आपको कैसा लगेगा? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जगदीश है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वीसी कल्चर। तो बने रहिए हैं दोस्तों मेरे इस वीडियो में। वैसे तो ईस्ट इंडिया कंपनी 1603 में भारत में आने के बाद लगातार जीत हासिल करती चली गई। उस दौरान दुनिया के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि एक कंपनी ने एक देश पर कब्जा कर लिया। लेकिन इस सफर के दौरान एक मोड़ पर उन्हें ऐसी शर्मनाक हार मिली थी जिसने कंपनी का वजूद ही खतरे में डाल दिया था। बाद में कंपनी ने अपने माथे से ये दाग धोने की पुरजोर कोशिश की। यही वजह है कि बहुत कम लोग जानते हैं कि सिराजुद्दौला और टीपू सुल्तान पर जीत हासिल करने से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने औरंगजेब आलमगीर से भी जंग लड़ने की कोशिश की, लेकिन इसमें पूरी तरह उन्होंने हार का सामना ही करना पड़ा। अंग्रेजों के दूतों को हाथ बांधकर और दरबार में फर्श पर लेटकर मुगल बादशाह से माफी मांगने को मजबूर होना पड़ा। यह किस्सा कुछ यूं है। अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के बाद भारत के अलग अलग इलाकों में व्यावसायिक केंद्र स्थापित किए और व्यापार करना शुरू कर दिया। इन इलाकों में भारत के पश्चिमी तट सूरत, बम्बई, पूर्व में मद्रास और कलकत्ता से 20 मील दूर गंगा नदी पर स्थित बंदरगाह हुगली और कासिम बाजार मुख्य थे। अंग्रेज भारत से रेशम, गुड़, शीरा, कपड़ा और खनिज ले जाते थे। खास तौर पर ढाका के मलमल की ब्रिटेन में बड़ी ही मांग थी। अंग्रेजों के व्यापार पर टैक्स नहीं लगाया जाता था, बल्कि उनके कुल सामान की कीमत का 3.5% कर वसूल कर लिया जाता था। उस जमाने में सिर्फ अंग्रेज नहीं बल्कि पुर्तगाली और डच व्यापारियों के अलावा कई स्वतंत्र व्यापारी भी इस इलाके में व्यापार करते थे। उन्होंने मुगल अधिकारियों से मिलकर अपने लिए वही व्यापार हासिल और अधिकार कर लिए जो अंग्रेजों के पास थे। जब यह खबर लंदन के अध्यक्ष और कार्यालय में पहुंची तो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रमुख जोजाया चाइल्ड के क्रोध की सीमा ही नहीं रही। उनको बड़ा ही क्रोध आया। उन्हें यह स्वीकार्य ही नहीं था कि उनके मुनाफे में और भी कोई हिस्सेदार बन जाए। इस मौके पर जोजाया चाइल्ड ने जो फैसला लिया वह बहुत ही अजीबोगरीब ही नहीं बल्कि पागलपन की हदों को पार करता हुआ नजर आ रहा था। उन्होंने भारत में मौजूद कंपनी के अधिकारी से कहा था कि वह अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के मुगल जहाज़ों का रास्ता काट दें और जो जहाज उनके हाथ चढ़े या सामने दिखे उनको लूट ले। यही नहीं, 1646 में चाइल्ड ने ब्रिटेन से सिपाहियों की 2 पलटनें भी भारत भिजवा दी और उन्हें निर्देश दिया कि भारत में मौजूद अंग्रेज फौजियों के साथ मिलकर चटगांव पर कब्जा कर लें। उनके नाम के हिसाब से इस जंग को जंग ए चाइल्ड भी बोला जाता है। अब इसे चाइल्ड का बचपना कहें या फिर उसकी दिलेरी कि वह 308 सिपाहियों की मदद से दुनिया के सबसे ताकतवर और मालदार सल्तनत के खिलाफ जंग छेड़ने की हिम्मत कर रहा था। उस जमाने में भारत पर औरंगजेब आलमगीर की सत्ता थी और दुनिया की कुल जीडीपी का 1/4 हिस्सा सिर्फ यहीं से पैदा होता था। आर्थिक तौर पर उसे तकरीबन वही स्तर हासिल था जो आज सिर्फ अमेरिका को है। औरंगजेब के काल में सल्तनत की सीमाएं काबुल से ढाका तक और कश्मीर से पांडिचेरी तक 40 लाख वर्ग किलोमीटर रकबे में फैली हुई थी। यही नहीं, औरंगजेब की फौजें दक्कन के सुल्तानों, अफगानों और मराठाओं से लड़ लड़ कर इतनी अनुभवी हो चुकी थी कि उस वक्त दुनिया की किसी भी फौज से टक्कर ले सकती थी और उनका कोई सामना ही नहीं कर सकता था। दिल्ली की फौज तो एक तरफ रही, सिर्फ बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खान के फौजियों की तादाद 40,000 से भी अधिक थी।
एक अंदाजे के मुताबिक मुगज फौज की कुल तादाद 9 लाख से भी अधिक थी और उसमें भारतीय, अरबी, अफगानी, ईरानी और यूरोपीय लोग तक शामिल थे। जब लंदन से मुगलों के खिलाफ जंग की घोषणा हुई तो बम्बई में तैनात कंपनी के सिपाहियों ने मुगलों के चंद जहाज लूट लिए। अब इसके जवाब में मुगलों ने एक काले मंत्री अलहबगीर सिद्दी याकूत ने एक ताकतवर समुद्री जहाज से बम्बई तट की घेराबंदी कर दी। अब ये आंखों देखा हाल है। उस मौके पर एलेक्जेंडर हैमिल्टन नाम के एक अंग्रेज मुंबई में मौजूद थे, जिन्होंने बाद में अपनी एक किताब में आंखों देखा इसका हाल लिखा। और वह ये लिखते हैं कि सिद्दी 20,000 सिपाही लेकर पहुंच गया और आते ही आधी रात को एक बड़ी तोप से गोले दागकर सलामी दे दी और चेता दिया कि मैं आ गया हूं। और अंग्रेजों ने भागकर किले में शरण ले ली। अब अफरा तफरी के हाल में गोरी और काली औरतें आधे कपड़े पहने हुए अपने बच्चों को गोद में उठाती हुई भागती चली गई और नजर आ रही थी। हैमिल्टन के मुताबिक सिद्दी याकूत ने किले से बाहर कंपनी के इलाके लूटकर वहां मुगलिया झंडे गाड़ दिए और जो सिपाही मुकाबले के लिए उन्हें काट डाला। बाकियों के गले में जंजीरें पहनाकर उन्हें बम्बई की गलियों में घुमाया गया। बम्बई का खास इलाका पुर्तगालियों के कब्जे में था। जब अंग्रेजों ने बादशाह के पुर्तगाली राजकुमारी से शादी की तो ये बंदरगाह दहेज में अंग्रेजों को मिल गया और उन्होंने वहां एक मजबूत किला बनाकर व्यापार शुरू कर दिया। धीरे धीरे न सिर्फ समुद्र पार से अंग्रेज व्यापारी, सिपाही, पादरी, वास्तुकलाकार और दूसरे हुनरमंद यहां आकर आबाद होने लगे, बल्कि बहुत से भारतीय यहां रहने लगे और शहर की आबादी तेजी से बढ़ने लगी। यही आबादी भागकर किले में पहुंच गई और किला सिद्दी याकूत की घेराबंदी में था। जल्दी खाने पीने का सामान भी खत्म होने लगा। दूसरी तरफ बीमारियों ने हल्ला बोल दिया और किले में मौजूद अंग्रेज बम्बई के खराब मौसम को झेल नहीं पाए और उसका शिकार हो गए और एक एक करके मरने लगे। ऐसे में कंपनी के कुछ कर्मचारी चुपके से भागकर निकल गए और सीधे जाकर सिद्दी याकूत से जा मिले। हैमिल्टन के मुताबिक उनमें से कई धर्म बदलकर मुसलमान हो गए या अन्य धर्म में चले गए। सिद्दी अगर चाहते थे तो हमला करके किले पर वो तुरंत ही किले को अपने कब्जे में ले सकते थे, पर उन्होंने मालूम था कि ये बाहर आएंगे और खुद ही उनकी झोली में आ जाएंगे, इसलिए उन्होंने दूर से ही गोलाबारी करना प्रारंभ कर दिया। ऐसी स्थिति देश के पूर्व में भी हुई। या बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खान ने दस्तों के हुगली में ईस्ट इंडिया कंपनी के किले को घेर लिया और आवाजाही के सारे रास्ते काट दिए और बंद कर दिए। बंगाल की घेराबंदी तो खत्म हो गई और दोनों पक्षों ने सुलह भी कर ली, लेकिन बंबई में यह सिलसिला 15 महीनों तक चलता रहा। आखिरकार अंग्रेजों की हिम्मत टूट गई और वो अपने 2 दूत औरंगजेब के दरबार में भिजवा दिए ताकि वह हाथ की शर्त को स्वीकार कर सके। उन दूतों के नाम वह थे जॉर्ज वेल्डन और अब्राव नोआर थे। ये कई महीनों की कोशिश के बाद आखिरकार सितंबर 1690 को आखिर ताकतवर मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर के दरबार में पहुंचने में कामयाब हो गए। दोनों इस हाल में पेश हुए कि दोनों के हाथ मुजरिमों की तरह बंधे हुए थे, सिर सीने पर झुके और हुलिया ऐसा था कि देश के राजनीतिक और प्रतिनिधिक नहीं बल्कि वह एक फकीर लग रहे थे। दोनों दूत मुगल बादशाह के तख्त के करीब पहुंचे तो उन्हें फर्श पर लेटने का हुक्म दिया गया और सख्त बादशाह ने उन्हें सख्ती से डांटा और फिर पूछा कि वह क्या चाहते हैं। दोनों ने पहले गिड़गिड़ाकर ईस्ट इंडिया कंपनी के अपराध को स्वीकार किया और फिर हाथ जोड़कर उन्होंने माफी मांगी और कहा कि उनका जब्त किया गया व्यापारिक लाइसेंस फिर से बहाल करें और सिद्दी याकूत को बम्बई के किले की घेराबंदी खत्म करने का हुक्म दे। उनकी मर्जी इस शर्त पर मंजूर की गई कि अंग्रेज मुगलों से जंग लड़ने का 1.5 लाख रुपए का जुर्माना अदा करें, आगे से आज्ञाकारी होने का वादा भी करें और बम्बई में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रमुख
जोजाया चाइल्ड भारत छोड़ दे और दोबारा कभी यहाँ आने का रुख भी न करें। अंग्रेजों के पास ये तमाम शर्त सिर झुकाकर कबूल करने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं था। सो उन्होंने स्वीकार कर लिया और वापस बम्बई जाकर सिद्दी याकूत को औरंगजेब का खत दिया। तब जाकर उसने घेरेबंदी को खत्म की और किले में बंद अंग्रेजों को 14 महीने के बाद छुटकारा मिल पाया। हैमिल्टन ने लिखा है कि जंग से पहले बम्बई की कुल आबादी 700 से 800 के बीच थी, लेकिन जंग के बाद 60 से अधिक लोग ही बचे थे। बाकी तलवारों और महामारी का शिकार हो गए थे। दोस्तों, आपने देखा अंग्रेजों को किस तरह मुगल बादशाह औरंगजेब ने मजा चकाया और उसकी हेकड़ी तोड़ी, लेकिन अंग्रेज फिर भी नहीं माने। और वो एक वक्त ऐसा भी आया 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने आखिरी मुगल बादशाह बहादुर साहब को गिरफ्तार कर लिया। तो नमस्कार दोस्तों, ये था मेरा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो इसे अवश्य लाइक करें, और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो में